afternoon, students. Good afternoon, sir. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने रेफ्रिजरेशन कंप्लीट किया था, ठीक है। रेफ्रिजरेशन में हमने ये देखा था कि ये एग्जैक्टली हीट इंजन के अपोजिट काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमने उसमें उसका परफॉर्मेंस देखा था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होने के बाद में हमने उसका एनर्जी फ्लो डायग्राम देखा, ठीक है। तो इतना पार्ट हमने उस दिन कंप्लीट कर लिया था और उसकी क्यू वैल्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस उसका वो क्यू वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक 4.9 में ही क्या है? एयर कंडीशनर, ठीक है। एयर कंडीशनर के बाद हीट पंप है और हीट पंप होने के बाद में फिर हमारे साइकिल्स चालू होने वाले, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर, ठीक है ना। देखो, एयर कंडीशनर पे आपको सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एयर कंडीशनर, इससे ज्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आप शॉर्ट नोट्स लिखते हैं अपने मन से ज्यादा लिखिए मत, ठीक है। डोंट मेक योर ओन वर्ड्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ओन वर्ड्स अगर रहेंगे तो आपको मार्क 2 में से 1 ही मिलेगा, 2 में से आधा मिलेगा, 2 में से 1.5 नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको परफेक्टली जो चीजें बताई गई वैसे के वैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, क्या, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर दोनों का वर्किंग जो है वो सिमिलर है। समझ में आया कि क्या है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर दोनों का वर्किंग क्या है? सेम, ठीक है। डिफरेंस क्या है ये ध्यान में रखना है। डिफरेंस है किस स्पेस को रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर ठंडा करता है, वो जगह जो है उसका वॉल्यूम। एयर कंडीशनर पूरे रूम को ठंडा कर, ठीक है। मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑफ चैम्बर जहां पे वो कूलिंग करता है वो बड़ा है, और रेफ्रिजरेटर का जो कूलिंग स्पेस है वो क्या है? कम, ठीक है। वर्किंग में डिफरेंस नहीं, ठीक है। डिफरेंस कहाँ आता है? द वॉल्यूम ऑफ स्पेस ऑफ चैम्बर वेयर इट कूल्स डाउन, ठीक है। कि कितना क्लोज स्पेस जहां पर हम उसको क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, नहीं तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर दोनों सेम काम करते हैं। क्लियर हो गया? तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं वर्किंग ऑफ एसी यानी एयर कंडीशनर इज सिमिलर टू रेफ्रिजरेटर, ओनली डिफर्स। किस मामले में ये डिफर करते हैं? ओनली डिफर्स इन वॉल्यूम ऑफ स्पेस और चेंबर व्हिच कूल्स डाउन, ठीक है। जो कूल होने वाला है वो जगह कितनी है, उसका वॉल्यूम क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, इसमें जो एवेपोरेटर कॉइल होती है, रेफ्रिजरेटर में होती है एवेपोरेटर कॉइल, ठीक है। एयर कंडीशनर में भी एवेपोरेटर कॉइल होती है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बट वो रूम के अंदर होती है, यानी ये वाला जो यूनिट आपको दिखाई दे रहा है इंटरनल यूनिट जो है एसी का, इसके अंदर एवेपोरेटर कॉइल। समझ में आया ना? रेफ्रिजरेटर में कंडेंसर जो होता है वो सब एक ही जगह पे होता है, कंडेंसर पीछे साइड होता है, एवेपोरेटर कॉइल अंदर होता है, ठीक है। बट होता वो एक ही जगह। एयर कंडीशनर में ऐसा नहीं है। एयर कंडीशनर में एवेपोरेटर कॉइल इंडोर यूनिट में रहता है और आउटडोर यूनिट में कंडेंसर जो बाहर लगा रहता है बॉक्स,
वो आउटडोर यूनिट। कंडेंसर किसमें रहता है? आउटडोर यूनिट में, ठीक है। और एवेपोरेटर कॉइल कहाँ रहेगी? इंडोर यूनिट। ये डिफरेंस ध्यान में रखना, ठीक है। फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में क्या रहता है? रेफ्रिजरेटर में जो क्लोज स्पेस है उसके अंदर एवेपोरेटर कॉइल है, बट उसी को लग के बाहर की जो स्पेस है उसमें क्या रहता है? आपका कंडेंसर, ठीक है। क्लियर हो गया? अब तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर एसी यानी एयर कंडीशनर, evaporator coil are inside room यानी इंडोर यूनिट में होता है, ठीक है। अब that is to be cool, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब and the condenser is outside the room, ठीक है। कंडेंसर यूनिट जो होता है ये रूम के बाहर। क्लियर हो गया? ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये अभी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये जो है, ये जैसे ही आप एसी का रिमोट ऑन मोड में डाल देते हैं, ठीक है, तो एसी का मोड जब ऑन कर देते हैं आप, तो सबसे पहले इसके फ्लैप खुल जाते हैं, ठीक है। तो तुरंत हवा आनी चालू हो जाती है क्या? ठंडी ठंडी ऐसा होता है? कभी देखा है क्या? नो सर। No, sir. टाइम लेता है। तो वो टाइम में जब मतलब फ्लैप ओपन हुए तुरंत हवा नहीं आती है ठंडी, तो वो उतने टाइम में होता क्या है एसी में? तो अभी रूम में Heat गर्म हवा, absorb. ठीक है। तो ये जो गर्म हवा है, जो हॉट एयर है, इसको क्या करेगा? वो एवेपोरेटर कॉइल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब Absorb. कर लिया एवेपोरेटर कॉइल, बट एवेपोरेटर कॉइल उसके अंदर है, बराबर है। उसने जो हीट एब्जॉर्ब की, अब वो हीट देगा कूलेंट को। किसको देगा? अब कूलेंट कहां से आ रहा है वो भी हमको पता होना चाहिए। कूलेंट ऊपर वाले यूनिट इधर रहता, मतलब आउटसाइड द रूम जो यूनिट रहता है ना, उसके एक साइड डिब्बा जो होता है उसके एक साइड होता है कूलेंट, ठीक है। दिखता नहीं है जनरली, ठीक है। उसको खोल के देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो वो कूलेंट जो है उसके पास में हीट जाएगी, बराबर है। तो ये यहाँ से एक पाइप बाहर निकलेगा, जो हीट जो एब्जॉर्ब हुई थी और जो कूलेंट कंडेंसर से अंदर आ रहा, दोनों को क्या करेगा? वो अब मिक्स कर देगा, ठीक है। उससे क्या होगा? वो जो हॉट गैस थी, हॉट एयर थी, वो क्या हो जाएगा? कूलेंट की वजह से क्या होगा? एवेपोरेटर कॉइल उसको क्या कर देगा? अब कूल करेगा, ठीक है। अब जैसे ही इवेपोरेटर कॉइल का कूलिंग चालू होगा, तो धीरे धीरे एकदम पहले का जो फ्लो आता है एयर का, वो धीरे धीरे आता है, ठीक है। मतलब कूलिंग का लेवल 1%, 2%, 3% होता है, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े रूम का हॉट एयर एब्सॉर्ब करना और उसको कंडेंस करके बाहर डिलीवर करना, जब तक यहाँ की हॉट एयर इस यहाँ से होते हुए बाहर नहीं जाती, तब तक क्या नहीं होता? कूलिंग नहीं होता। समझ में आया क्या? तो पहला काम क्या है? एवेपोरेटर कॉइल जो इसके अंदर लगी है वो क्या करती है? सबसे पहले अब हीट एब्जॉर्ब करके, यानी अंदर की हवा को पहले वो कूल करे, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रही है, यानी गर्म हवा को वो क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, कूल कर रही है, और उसके बाद में उसको वो क्या करेगी? रिवर करेगी। समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? The air inside the room, air inside the room is cool, ठीक है, is cool by evaporator coil, by evaporator coil, ये उसको cool करेगा, and it is circulated by a fan. कूल करने के बाद सर्कुलेट करेगा, यानी जो स्टार्टिंग का पीरियड है ना, जिसमें आपको हवा नहीं आती है एसी की, तो वो पीरियड में वो क्या कर रहा होता है? एवेपोरेटर कॉइल क्या कर रहा होता है? हॉट एयर को सर्कुलेट, हॉट एयर एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसके अंदर में एक ब्लोअर रहता है, मोटर यूनिट रहता है, जो उस एयर को क्या करता है? फिर से कूल होने के बाद में उस फ्लैप में से, उस स्पेस में से क्या होता है? बाहर
इसका मतलब क्या हुआ? कि जो एयर कूल हुई इट इज सर्कुलेटेड बाय अ फैन, बट ये फैन का है बाहर नहीं बेटा, अंदर। इसका आवाज नहीं आता है बाद में आपको, इसका आवाज आता है ना, एयर के फ्लो का आवाज आता है ना, वो एयर के फ्लो का आवाज कहाँ से आया? उसके अंदर क्या लगा है? फैन। फैन। ब्लोअर है, बट ये ब्लोअर क्या करता है? बाहर हवा नहीं भेजता, ये कहाँ भेजता है? कूल एयर अंदर भेजता है वो। अंदर। तो फैन यूनिट कहाँ रहेगा? इनसाइड द रूम। अंदर। क्या? अंदर। अभी आप इसका ऊपर का एक खोल के देखेंगे, कवर बहुत आसानी से निकल जाता है, वो फ्लैप भी बड़े आसानी से निकल जाता है। अगर आप उसको खोल के देखेंगे आपको सारे यूनिट दिख जाएंगे कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पर आपको जैसे सामने में रेडिएटर दिखाई देता है, कार के सामने का जो इंजन होता है उधर से आपको रेडिएटर दिखाई देता है ना, ऐसा स्क्वायर वाला पार्ट, वैसे ही आप अगर फ्लैप खोलेंगे तो आपको ऐसा मोटा सा ऐसा रेडिएटर दिखेगा, थिकनेस वाला इतने। ठीक है, तो वो उसके अंदर होता है आपका एवेपोरेटर। ठीक है, अगर वो एवेपोरेटर कॉइल बहुत दिनों से साफ नहीं हुआ तो आपका एसी जो है वो सही प्रकार से कूलिंग नहीं करता, क्योंकि मेन फंक्शन किसका है? इवेपोरेटर। इसमें डस्ट घुसा हुआ है, उसके बहुत छोटे छोटे होल्स है, अगर उसमें डस्ट भरा हुआ है तो क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा कंप्लीटली, और जितना हीट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा? फ्लो रेट जो होगा एयर का, कूल एयर का, वो कम हो जाएगा, बराबर है? यानी क्या होगा? एसी लगाने के बाद भी आपको चिल फील नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए आपका जो एसी होता है उसका सर्विसिंग में करते क्या है? सबसे पहले ऊपर में फिल्टर लगा रहे, गाड़ी में होता है फिल्टर, व्हीकल्स में होता है ऑयल फिल्टर होता है, वैसे ही फिल्टर होता है, वैसे ही कंडीशनिंग यूनिट के अंदर भी क्या रहता है? फिल्टर रहता है। ठीक है, उसके अंदर धूल जमती है, ठीक है, वो ऊपर साइड में होता है, उसके सीधा निकलता है, ऐसे ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ठीक है, उसको भी आपको हाँ, उसको भी आपको साफ करना पड़ता है, उस पर भी धूल आती है, क्योंकि दो यूनिट है एक दूसरे से कनेक्ट, दो यूनिट है, एक आउटडोर यूनिट और एक इंडोर यूनिट है, बराबर है? ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों यूनिट के बीच में जो हवा आ रही जा रही है उसके साथ डस्ट पार्टिकल, आपके रूम का आप जब झाड़ू भी लगाएंगे उस समय के डस्ट पार्टिकल, वो सारी चीजें उसके अंदर जाती है, चिपक जाती है, क्योंकि उसके अंदर में फ्लोर है। समझ में आया क्या? इसीलिए ध्यान में रखना है आपको कि यहाँ सिंपल सा एक ही फंक्शन है, एयर को एवेपोरेटर कॉइल कूल करेगी सबसे पहले, ठीक है, इनिशियली, और उसको फैन के द्वारा, जो फैन इंडोर यूनिट के अंदर है उससे क्या करेगी? सर्कुलेट करेगी। ठीक है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना। सो यहाँ पर अगर मुझे परफॉर्मेंस निकालना है, क्या निकालना है? परफॉर्मेंस निकालना है, किसका परफॉर्मेंस निकालना है? एयर कंडीशनर, तो इज गिवन बाय, यहाँ पर इज गिवन बाय के लिखा मैंने, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ क्यूसी। ठीक है, क्या क्या लिखा? मॉड ऑफ क्यूसी। क्यूसी मुझे बताने की जरूरत है क्या? क्यूसी और क्यूएच हमने कर लिए हैं, ठीक है ना? क्यूसी अपॉन में वर्कर, ठीक है, ये है आपका परफॉर्मेंस, यानी एसी आपका कैसे वर्क कर रहा है उसका परफॉर्मेंस जानने का ये क्या है? आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एयर कंडीशनर यानी एसी के केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है, जो आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है वो हीट को रिमूव करता है। रूम की जो हॉट एयर है उसमें से हीट को, एयर को रिमूव नहीं करता, वो किसको रिमूव करता है? हीट को रिमूव करता है। सब्सटेंस है वो हीट को जब रिमूव करता है, ठीक है, तो वहां पर कितनी हीट रिमूव हुई उसका हमारे पास में रिलेशन है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन एसी यानी एयर कंडीशनर में, ठीक है, एयर कंडीशनर में क्या होता है? द रेट ऑफ हीट, द रेट ऑफ हीट रिमूव बाय वर्किंग सब्सटेंस, द रेट ऑफ हीट रिमूव बाय वर्किंग सब्सटेंस,
ये क्या करता है, अब ये दिया रहेगा आपको, अब ये जितना रेट है ऑफ वर्किंग सब्सटेंस हीट रिमूव करने का, इसको हम हीट करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट करंट, यानी करंट नहीं है वहां पे, हीट रिमूव करने का रेट, उसको एक टर्म नाम दिया है, दैट इज हीट करंट। तो वो हीट करंट का फॉर्मूला यहाँ पर होगा H, और H इक्वल्स टू होगा जितना हीट वहां पर रिमूव हुआ पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये उसका यहाँ पर फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखना है। H इक्वल्स टू क्या आएगा, QC अपॉन T। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, कितना हीट रिमूव किया पर यूनिट टाइम, कितना टाइम आपको दिया है उसके अंदर। ठीक है, जितना ज्यादा हॉट एयर में से हीट रिमूव होगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका कूलिंग फास्ट होगा। ये ध्यान में रखना है। और कूलिंग फास्ट होने के लिए हमेशा इंडोर यूनिट जो होता है उसको क्लीन रखना जरूरी होता है, इसीलिए हमें एसी की सर्विसिंग करानी पड़ती है। ठीक है, अब तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, बट वो डिस्कस करने लायक नहीं है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक के अकॉर्डिंगली जितना जरूरी है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला यहाँ पर हम ले सकते हैं। K का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, QC अपॉन W। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो QC है ये हीट रिमूव है बेटा। ठीक है, ये देखो इधर, तो QC इक्वल्स टू आप H इंटू D लिख सकते हो, इस रिलेशन से QC क्या लिख सकते हो, यस सर, आएगा H इंटू T। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला बताओ बेटा, वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क यस सर, पावर इनटू टाइम हुआ, बराबर, टाइम पावर इनटू टाइम। तो देयरफॉर फाइनली हमारे पास में क्या रिलेशन आ सकता है, H by P। H by P। क्लियर हो गया, समझ में आया क्या? अब एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, उसके बाद में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके बारे में यहाँ पर जानने वाले। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये आपको क्वेश्चन, उसके पहले हमें ये क्वेश्चन दिया है रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है अ रेफ्रिजरेटर विद कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1/3। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है रेफ्रिजरेटर का, 1/3, रिलीजेस 200 जूल ऑफ हीट। कितना हीट वो रिलीज कर रहा है, 200 जूल 200 जूल। हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर को कितना हीट रिलीज कर रहा है, 200 जूल। देन फाइंड द वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, फाइंड द वर्क डन ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, अब ये हुआ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले ना बेटा हमको क्या गिवन है वो लिखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप उसको K मान लीजिए, तो K क्या है आपका बताइए, 1/3। ठीक है, उसके बाद उसने हीट रिलीज किया। ठीक है, हीट क्या किया, रिलीज किया। जो हीट रिलीज किया यानी ये ध्यान में रखना है वो हीट रिमूव है। हीट रिलीज किया मतलब हीट रिमूव किया, यानी मॉड ऑफ QH ये आपको दिया है कितना, 200 जूल। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पर क्या निकालने के लिए कहा, वर्क डन ऑन दी वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, अभी हमारे पास वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, QC अपॉन W, बराबर ना। रेफ्रिजरेटर के केस में, ये एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर जो हम प्रीवियस इसमें पढ़ चुके हैं, तो हमारे पास में K का एक फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास में, मॉड ऑफ QC W, ये फॉर्मूला, बराबर। अब यहाँ पर ये जो है मॉड ऑफ QC एज इट इज, और W यानी क्या होता है, मॉड ऑफ QH माइनस मॉड ऑफ,
ठीक है, ये आपका यहाँ पर वैल्यू होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर k का वैल्यू कितना है बेटा? 1/3 है ना। k का वैल्यू सिर्फ मेरे पास में, बाकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, क्या आप अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते? हाँ क्या आएगा आपके पास में बताइए? QH 3QC इक्वल्स टू सर QH तो दिया है ना 200 जूल। हाँ अभी हमें QC चाहिए ना बेटा। QC का वैल्यू अगर हमें यहाँ पे QH भी पुट अप करेंगे तो QC नहीं निकालना है ना बेटा, हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है हमको। ये QC इधर लेकर जाओ तो QH इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर 4 टाइम्स QC, यहाँ पर ये वैल्यू हो गया। तो आप मुझे बताइए QC क्या होगा अभी आपका? QH by 4, तो QH कितना है अभी? 200 डिवाइड बाय 4 यानी कितना? 50। ये आपका, 50 ठीक है। नहीं, नाउ W इक्वल्स टू QH माइनस QC। ठीक है, अब ये QH कितना है आपका? 200 माइनस ये कितना है? 50। कितना आया अभी आपका? 150। ठीक है, तो ये आपका वर्क डन है। ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन, समझा क्या? यस सर। तो यहाँ पे बेटा अपना रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर जो टॉपिक है 4.9 वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारा न्यू टॉपिक चालू होगा, दैट इज 4.10 सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर। सर ये बेटा सर एयर कंडीशनर के ऊपर भी प्रॉब्लम्स आते हैं क्या? नहीं, जनरली तो नहीं आते, क्योंकि ये टॉपिक ही बेटा अभी इंक्लूड किया है, पहले ये टॉपिक था ही नहीं। ये अभी जो नई सर हीट पंप्स हीट पंप पे भी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेंगे, पूछना है तो वो आपको इसी पे पूछेंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेशन साइकिल पे। ठीक है, और फॉर्मूले दोनों के सेम है ना बेटा, इससे टेंशन क्यों ले रहे हो? जो रेफ्रिजरेटर का काम है वही एयर कंडीशनर का भी है ना, स्पेस को कूल करना। तो जो फॉर्मूला रेफ्रिजरेटर वही उठा के किसके लिए यूज करना? एयर कंडीशनर के लिए। एयर कंडीशनर के लिए। अब यहाँ पे हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, जितनी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता है उतनी हीट को वो क्या करता है? यूटिलाइज कर देता है। इसलिए सबसे पहले अपना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए और दूसरा वर्क डन करने के लिए। ठीक है, ऑन दी सराउंडिंग, बराबर। तो इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है या ओबे करता है। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। समझ में आया क्या? ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ऐसा नहीं होता कि जितनी हीट आपने किसी सिस्टम को दी उतनी की उतनी कंप्लीट हीट क्या होगी? यूटिलाइज। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दैट मीन्स
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो स्टेटमेंट है उसमें लिमिटेशंस है, उसमें क्या है, ठीक है। और वही लिमिटेशंस जो है वो हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। लिमिटेशंस कह लीजिए या डिसएडवांटेजेस कह लीजिए। क्या डिसएडवांटेज थे कि हमको दूसरा लॉ बनाना पड़ा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये क्लियरली पता नहीं चला कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस हो रही है या नहीं। The first law of thermodynamics does not tell about any particular process, any particular thermodynamic process that can actually occur when heat is given to a system. जब आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो वहां मेंशन था क्या ऐसा कि हीट हम दे रहे हैं सिस्टम को तो वहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोवॉल्यूमिक प्रोसेस है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस है वहां, ऐसा कुछ मेंशन था क्या वहां पे? जस्ट सिंपली क्या कहा था, हीट गिवन टू ए सिस्टम। तो हमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मेंशन किया क्या, एक्चुअली कौन सी प्रोसेस वहां पे जब आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तब, ठीक है। तो पहला लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डज नॉट टेल अबाउट द प्रोसेस दैट एक्चुअली occur when heat is given to a system, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहां पर हमें ये नहीं पता चला कि हीट में ऑन इट्स ओन flow from an object at higher temperature to one at a lower temperature, as well as it can flow from an object at lower temperature to one at a higher temperature। मतलब हीट का फ्लो खुद से कैसा है, हाइयर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर में या लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हाइयर टेम्परेचर। अगर आप हीट इंजन लेंगे तो हीट का फ्लो कैसा है, हाइयर टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर से कोल्ड रिजर्वायर। बट अगर आपने रेफ्रिजरेटर लिया तो कैसा हो जाता है, रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो हीट होती है प्रैक्टिकली हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट ए लोअर टेम्परेचर टू ए ऑब्जेक्ट एट हायर टेम्परेचर, ये पॉसिबल नहीं। समझ में आया क्या, लोअर टेम्परेचर से हीट को हाइयर टेम्परेचर पे भेजना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फ्रिज में कैसे होता है, फ्रिज में तो यही है, लोअर टेम्परेचर वाले पास से क्लोज चैम्बर में से हीट जो है वो बाहर जाती है, फिर वहां पे कैसे होगा, प्रैक्टिकली रेफ्रिजरेटर होता है ना हमारे सबके घर में, वहां पे कैसे हो रहा है? सर एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हम। वेरी गुड बेटा, एग्जैक्टली हमें ये पता होना चाहिए कि हीट ऑन इट्स ओन, हीट ऑन इट्स ओन खुद से हीट लोअर टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर पे नहीं जा सकती, उसके लिए आपको एक्सटर्नल वर्क डन लगाना पड़ता है। हमने उस दिन पढ़े ना कि हमें वहां मोटर लगानी पड़ती, तो मोटर क्यों लगाई थी हमने, लो प्रेशर रीजन एक्सटर्नल वर्क डन किया था ना, मतलब आपने क्या किया था, एक्सटर्नल वर्क डन किया था। बिना एक्सटर्नल वर्क डन के हीट ऑन इट्स ओन खुद से जा सकती है क्या, नहीं। और प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए आपको सिस्टम पे वर्क डन करना जरूरी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो हीट ऑन इट्स ओन फ्लो नहीं हो सकती फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर रीजन टू हायर टेम्परेचर रीजन। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन अलग है, ठीक है, और जो हमने किया थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन फर्स्ट लॉ में वो अलग है, ठीक है।
अब यहां पे फर्स्ट लॉ हमको क्या कहता है, जितना हीट आपने सिस्टम को दिया, किसी भी सिस्टम को आपने जितना भी हीट दिया है, उतने के उतने टोटल हीट का क्या हुआ, 100% वर्क डन। 100% क्या हुआ, मतलब सिस्टम ने पहले अपना लिया, सिस्टम ने अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया, और इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के बाद उसने पूरा का पूरा क्या कर दिया, वर्क डन। बट ऐसा होता है क्या, जितनी हीट आप सिस्टम को देते हो नहीं होता। कुछ पार्ट ऑफ हीट क्या होती है, कन्वर्ट होती है वर्क में, और मैक्सिमम हीट जो होती है सिस्टम के पास में जो आती है, वो हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है। क्या होती है वो, रिजेक्ट होती है। इसका मतलब 100% होता है क्या, नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं तो ऐसा होता तो आपकी गाड़ी जो है 1 लीटर अगर पेट्रोल डालते तो 100 किलोमीटर चलती थी, 100 पॉइंट में 100 किलोमीटर, बराबर की नहीं? तो 100% एफिशिएंसी होती थी ना उसकी, है क्या आपकी, नहीं है। नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फिर हीट कहाँ गई, हो गई क्या पूरी कन्वर्ट, वर्क डन में हुई, नहीं हुई। बट फॉर्मूला ऐसा ही है, वो हीट आपने दी सिस्टम को 100% वो कन्वर्ट होगी किसमें, वर्क, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर हो गया, ठीक है, इसीलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बना। ठीक है, अब तो ये हमें यहाँ पर जो है ये ध्यान में रखना है कि कुछ चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे अभी हम एनर्जी फ्लो डायग्राम जो है वो देखेंगे। ठीक है, एनर्जी फ्लो डायग्राम देखने वाले हम यहाँ पर। ठीक है, उसमें इंजन लॉ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एनर्जी फ्लो डायग्राम देखने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमें यहाँ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो देखना है। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 स्टेटमेंट है। ठीक है, पहला जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा जो है वो रुडोल्फ क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे सेकंड लॉ के स्टेटमेंट्स बनाए, बट जो मोस्ट पॉपुलर या मोस्ट एफिशिएंट या मोस्ट वर्क कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जिस पे वर्क कर सकते हैं, ऐसे 2 स्टेटमेंट है जो आपको दिए हुए। पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है और दूसरा रुडोल्फ क्लॉसियस स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, ये जो है ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, इसी को हम इंजन लॉ कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंजन लॉ। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, ऐसा कोई भी हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई भी हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। कैसा हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है, जो कंटिन्यूअसली जिसमें पूरी वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करे, जो कंटिन्यूअसली क्या करे, हॉट रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करे और उतने ही हीट को वो कन्वर्ट करे किसमें, वर्क डन में। समझ में आया क्या, ऐसा कोई भी हीट इंजन बनाना मुश्किल है जो हॉट रिजर्वायर से हीट लेगा और जितनी हीट लेगा उतनी की उतनी हीट को वो क्या करेगा, वर्क डन करेगा। ऐसा दुनिया में कोई भी प्रैक्टिकल हीट इंजन नहीं है जो हॉट रिजर्वायर से हीट ले रहा है और उतने हीट का पूरा क्या कर रहा है, वर्क डन कर। ऐसा होता तो एफिशिएंसी 100% हो जाता, बट ऐसा पॉसिबल
नहीं है। ठीक है, यही केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। और स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी एग्जॉस्टेड टू ए कोल्ड रिजर्वायर। मतलब ही यह है कि कुछ हीट का अमाउंट जो होगा हॉट रिजर्वायर में से, कुछ हीट का वर्क डन होगा और कुछ हीट जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब ही रिजेक्ट हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी कोल्ड रिजर्वायर। क्लियर हो गया? पक्का समझ में आया? ठीक है, तो हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट। ठीक है, अब हीट एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। ठीक है, and use it all to do work. Some heat, some amount of heat exhausted यानी rejected to the surrounding. ठीक है, इसी को हम इंजन लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, सर रिजॉइनिंग करूंगा ना बच्चों, रिजॉइन करो। आज जितने भी हीटिंग कैसे क्लियर हो गया? सर व्हिडिओ ऑन करा ना, व्हिडिओ ऑफ आहे तुमचा। हाँ, जितना एवरेज यानी वो उसका क्या हुआ? एफिशिएंसी। ठीक है, अब आपने कार का इंजन स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब कार का इंजन स्टार्ट करने के बाद में वहां पर इंजन पहले हीट होगा। हीट होने के बाद में वो क्या होगा? वर्क डन करेगा। जब आप फर्स्ट गियर डालेंगे तो वो हीट जो है वो आपके चारों व्हील्स को क्या होगी? पावर ट्रांसमिट करेगी, मतलब उसका मैकेनिकल वर्क होगा। बराबर है? अब आपका एसी चालू रहेगा, एयर कंडीशनर यूनिट चालू रहेगा। बराबर है? अब एयर कंडीशनर यूनिट चालू रहेगा तो वहां एक्सप्रेस मोटर लगी है, बट उसको भी सप्लाई, हीट का सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो वो हीट का सप्लाई उसको कहां से मिलेगा? वो भी इंजन से जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये कहां से जुड़ी हुई है? इंजन से। बराबर है? तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई इंजन हम नहीं बना सकते जो सिर्फ हॉट रिजर्वायर से हीट ले और उसको पूरा कन्वर्ट कर डाले वर्क। ठीक है, मैक्सिमम हीट कन्वर्ट होगी यानी रिजेक्ट होगी सराउंड। क्लियर हो गया? तो ये रूल है नेचर का। हमारी बॉडी अभी समर जस्ट खत्म हुआ, फिनिश हुआ। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर जो होता है, अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव हीट आ गई तो हमारी बॉडी क्या करती है? बताओ बेटा। रिलीज करती हीट। रिलीज करती है ना हीट। आपको पसीना आता है ना, इसका मतलब क्या हुआ? हीट रिलीज। और बहुत ज्यादा में तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बट आपकी बॉडी हीट रिलीज कर रही है ना, पूरी के पूरी हीट का वर्क डन कर रही है क्या? नहीं, मिल रही है उससे से पूरा का पूरा एनर्जी से 100% काम कर पा रहे हो क्या? कुछ हीट क्या होती? रिजेक्ट। ठीक है, कई सारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में आपकी हीट वहां पे यूज होगी, यानी क्या हो गया? पूरे हीट का वर्क डन नहीं हुआ। ये नेचर का लॉ है कि हर एक सिस्टम हीट तो लेगी बट उतने कंप्लीट हीट का वो वर्क डन नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? So this is your Kelvin Planck statement, जिसको हम क्या कहते हैं? इंजन लॉ। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट, ये भी सेकंड लॉ है बेटा, ये भी सेकंड लॉ है बट इसका स्टेटमेंट अलग।
ठीक है, इसका स्टेटमेंट अलग है। मैंने कहा बहुत सारे 8-10 स्टेटमेंट बने हुए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, ठीक है, बट जो मोस्ट पॉपुलर स्टेटमेंट्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो हमें पढ़। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? रुडोल्फ क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है, ये रुडोल्फ क्लॉसियस स्टेटमेंट है इस पे, ठीक है, इंजन लॉ पे, दुनिया में जितने हीट इंजन है सारे के सारे इस पे डिपेंड करते हैं, इस पे, ठीक है, इंजन लॉ पे यानी केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट पे। और जो बचा हुआ है रुडोल्फ क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है वो अभी हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्या करना पॉसिबल नहीं है? हीट का फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन टू हायर टेम्परेचर, डायरेक्टली ऐसा करना पॉसिबल नहीं। समझ में आया क्या? हीट का फ्लो कहां से कहा? फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रीजन टू हायर टेम्परेचर रीजन। ऑन इट्स ओन हीट ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकता, ठीक है। कब? फिर कैसे कर पाएगी? विदाउट एनी वर्क हैव टू बी, ठीक है, जब तक उस पर कोई भी वर्क डन नहीं होगा तब तक लोअर टेम्परेचर से हीट हाई टेम्परेचर तक नहीं जाएगी। क्लियर हो गया? हाँ, तो हमको ये दिया हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम ए कूलर बॉडी टू ए वार्मर बॉडी, यानी कोल्ड टेम्परेचर रीजन, कूलर टेम्परेचर रीजन टू हॉट टेम्परेचर रीजन में नहीं जा सकती विदाउट एनी वर्क हैविंग बीन डन टू अकम्प्लिश दी। ऐसा फ्लो करना है आपको कोल्ड बॉडी से वार्म बॉडी की तरफ, तो आपको क्या करना होगा? एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में ऐसा होता है क्योंकि हम वहां पे मोटर के थ्रू एक्सटर्नल वर्क डन करते हैं, तभी जाके ये पॉसिबल है कि लोअर टेम्परेचर रीजन से या लोअर कूलर बॉडी के टेम्परेचर हीट कहाँ फ्लो हो? वार्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक हीट फ्लो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ए कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क having been done to accomplish the flow, to accomplish the, ठीक है। और दुनिया में जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, ठीक है, ये यही काम करते, ठीक है। आइस प्लांट पता होगा आपको, बहुत जगह पे आइस प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो आइस प्लांट जो होते हैं उसमें भी ध्यान में रखना है यही कंसेप्ट काम करता है। ये वाला स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब तक आप एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करेंगे तब तक लोअर टेम्परेचर रीजन से हायर टेम्परेचर रीजन तक हीट का फ्लो पॉसिबल नहीं। क्लियर हो गया आपको? समझ में आया ये? यस सर। हाँ, इसके बाद में यहाँ पर जो है, यहाँ अभी हम देखने वाले हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम, ठीक है, एनर्जी फ्लो डायग्राम, ठीक है। एनर्जी फ्लो डायग्राम देखने वाले हैं जो एक्सप्लेन करेगा फ्लो डायग्राम, एक्सप्लेन दी एनर्जी लॉ, एक्सप्लेनिंग दी एनर्जी लॉ, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पर हमको एनर्जी फ्लो डायग्राम देखना है जिससे हमको ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है ऐसा लगेगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ये आपका क्या है? हॉट रिजर्वायर, ठीक है। नीचे में, सबसे नीचे में यहाँ पर हमने क्या लिखा? कोल्ड रिजर्वायर।
कोल्ड रिजर्वायर ये, ठीक है। अब हॉट रिजर्वायर से हीट जा रही है बेटा, ये आपका हीट हॉट रिजर्वायर से जा रहा है, ठीक है। अब जो हीट हॉट रिजर्वायर से जा रहा है, ठीक है, वहां से कुछ हीट का क्या होगा बेटा, यहाँ पे वर्क डन, डन होगा, बराबर। और जो कुछ हीट का वर्क डन हुआ तो यहाँ पर बची हुई हीट का क्या होगा बेटा, कोल्ड Reject रिजर्वायर रिजेक्टेड। यानी जो हीट कोल्ड रिजर्वायर में जा रही है वो कौन सी है, Q6, बराबर। अब फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये आपका हॉट रिजर्वायर, ठीक है, हॉट रिजर्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लिखेंगे, कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है, और यहां से क्या दिखाएंगे, लाइक दिस, ये ऐसे दिखाएंगे, ये आपका QH, ठीक है, और इधर में डायरेक्टली वर्क डन। कहीं ये कनेक्ट है क्या कोल्ड रिजर्वायर से, नहीं। हॉट रिजर्वायर से हीट निकली सीधा उसका वर्क डन हो गया, ये फर्स्ट लॉ, बराबर है। मतलब कोल्ड रिजर्वायर में हीट गई नहीं, इसका मतलब ये है कि सारी हीट क्या हो गई, यूज हो गई, यूज ऑल हीट टू डू वर्क, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस सेकंड टाइम कुछ तो भी अमाउंट में हीट क्या होगी, रिजेक्ट होगी, यानी एग्जॉस्ट होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है, सराउंडिंग में जाएगी। क्लियर हो गया। हाँ, आपके व्हीकल में फ्यूल और एयर का जब कंबशन होता है उससे हीट तो जनरेट होती है, उसके साथ साथ कई सारी हार्मफुल गैसेस जो है वो भी बाहर निकलती है, बराबर है। इसीलिए आपके व्हीकल में साइलेंसर दिया जाता है, धुआं छोड़ने वाला जो यूनिट होता है ना, हम उसको साइलेंसर कहते हैं। तो जो साइलेंसर होता है उससे वो गैसेस जो होती है वो भी बाहर निकलती है ना बेटा। बट आपको पता है साइलेंसर जो है, गाड़ी चलाने के बाद साइलेंसर गर्म आ जाता है, क्यों ऐसा हुआ, वो गैसेस तो बाहर जा रही है बट साथ साथ उसके साथ क्या जा रही है, हीट। तो इसलिए पूरी हीट तो यूज होने से रही, ये भी हमको क्लियरली हो जाता है। तो प्रैक्टिकली हीट इंजन में ये पॉसिबल नहीं है, हीट लिया डायरेक्टली वर्क डन, ये पॉसिबल, हीट लिया कुछ हीट का वर्क डन हुआ और कुछ हीट क्या हो गई, रिलीज हो गई, इसमें क्लियर हो गया क्या, पक्का समझ में आया। अब इसके बाद में यहां पर जो है एनर्जी, बेटा पढ़ना पड़ेगा, इसका थ्योरी दिया है आप, ठीक है, वो थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा उसमें क्या दिया है, क्योंकि डायग्राम एक्सटेंड कर दी है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर एनर्जी फ्लो डायग्राम ये देखना है अभी हमको, ठीक है, फॉर ए परफेक्ट एंड प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर, परफेक्ट एंड प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर। अब इसके लिए भी हमें एनर्जी फ्लो डायग्राम देखना है, ठीक है। पहले परफेक्ट रेफ्रिजरेटर का एनर्जी फ्लो डायग्राम देख लेते। परफेक्ट यानी आइडियल केस, बराबर कि नहीं, परफेक्ट यानी क्या, रेफ्रिजरेटर का काम क्या रहता है, रेफ्रिजरेटर का काम रहता है कोल्ड रीजन से हीट लेना और उसको डिलीवर करना, कहाँ पे, हॉट रीजन, बराबर कि नहीं। इसका मतलब अगर आप परफेक्ट रेफ्रिजरेटर ले रहे हैं तो आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते बताइए, यहाँ पर ये आपका हॉट रिजर्वायर, ये आपका हॉट रिजर्वायर, ठीक है, इसका टेम्परेचर आप लिखेंगे TH, एट टेम्परेचर TH, ठीक है। यहाँ पर ये आपका क्या होगा, कोल्ड रिजर्वायर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर यहाँ पे TC, ठीक है। अगर परफेक्ट रेफ्रिजरेटर होगा
तो आप बता सकते हैं कि फ्लो कैसे होगा? डायरेक्ट कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर। ऐसे होगा डायरेक्ट, कोल्ड रिजर्वायर से डायरेक्ट कहाँ हीट जाएगी? हॉट रिजर्वायर। डायरेक्टली हॉट बॉडी में जाए, मतलब यहाँ पर कोल्ड रिजर्वायर का क्यूसी और यहाँ पर हॉट रिजर्वायर। ये कौन सा है आपका? परफेक्ट रेफ्रिजरेटर। बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का फ्लो कभी भी लोअर टू हायर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये आइडियल कंडीशन होगी परफेक्ट रेफ्रिजरेटर ऐसा, बट ऐसा प्रैक्टिकली है क्या? ठीक है, तो डायग्राम में थोड़े चेंज करने पड़ेंगे अभी। ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज होगा। तो अभी बताइए, ये आपका हॉट रिजर्वायर है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हॉट रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर यहाँ पे TH है, यहाँ पे ये आपका QH रहेगा। ठीक है, यहाँ से